जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोदे सर और आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या। और हाँ, डेली वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है, मैंने कक्षा 10वीं अध्याय 1 में इंट्रोडक्शन और जितने भी उदाहरण थे सारा की सारा मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। ये 10वीं का भाग 4 है ना। भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं हम और इसमें आप प्रश्नावली स्टार्ट हो गई है ना। प्रश्नावली कौन सी पढ़ेंगे? प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अभी कर रहे हैं। प्रश्न एक उदाहरण भी बता दिया है और जितना भी इंट्रोडक्शन था वो सारा की सारा मैंने बता दिया है। अब हम प्रश्नावली पे आते हैं। यदि पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो जाके पहले वीडियो इसके देखो ताकि आपको ये वाली प्रश्नावली अच्छे से समझ में आए, है ना। तभी आपको समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते ना, जो किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। मैंने समझा दिया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अभाज्य क्या होते हैं? जो किसी के पहाड़े में नहीं है, जैसे 2, 3, 5, 7 है ना, 11, 13, 17, ये सारे की सारी क्या है? अभाज्य। इसके टुकड़े नहीं होंगे। टुकड़े करने का मतलब ये है कि दो जो है दो के पहाड़े में आएगा, दूसरों के पहाड़े में नहीं आएगा। एक होता है भाज्य, जैसे 4, 6, 8, 9 है ना, 10। ये भाज्य क्यों है? क्योंकि 4 जो है 2 के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में भी आता है और 1 के पहाड़े में भी आता है। 6 क्या है? 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा। देखो 2 तिया 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 6। 8 भी ऐसा ही है। तो जिसके टुकड़े किए जा सकते, टुकड़े कैसे करते हैं? इस रूप में। ये अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे 4 के टुकड़े करना है, 2 दूनी 4। 4 के टुकड़े क्या आए? 4 के टुकड़े क्या आए? बराबर 2, 2। तो इस 4 के ये 2 गुणा 2 ये गुणनफल है। गुणा में लिखना गुणनफल है, तो इसके अभाज्य टुकड़े क्या आए? 2, 2। ऐसा ही 9 का भी आप कर लो। 9 का अभाज्य टुकड़े क्या आए? 3 गुणा 3। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या मैंने समझा दिया, जाके देख लेना। ठीक है, और आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी समझा दिया हूँ कि अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, और इसको प्रश्न करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनफल रूप में लिखना है। अभाज्य को गुणनफल के रूप में लिखना है, जो नीचे दी हुई संख्या सारी की सारी संख्याओं। तो चलो एक पहला सवाल करके देखते हैं। 140 है ना, इसके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी अभाज्य संख्याओं को गुणा में लिखना है। तो कैसे? सबसे पहले आप 140 का इस टाइप से निकाल लो। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य टुकड़े निकाल लो 140 की। अब देखना है इसमें सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगता है ना। 2 का 2 का जाए तो 3 का 3 का जाए तो 5 का 5 का जाएगा, तो 7 का 7 का जाए तो 11 का, ऐसे इनका भाग लगाते हैं। चलो 140 में सबसे पहले 2 का भाग लगा के देखो। डायरेक्ट भी होता है और भाग लगाना एक ही बात आती है। डायरेक्ट करोगे जल्दी हो जाएगा, भाग लगा के देखो कि धीरे आएगा। तो पहले 2 को देखते हैं। 2 7 14 घटाया तो 0 0, फिर 2 शून्य शून्य, 70 बार में। ठीक है, ये कितना आया? 70 बार। शेषफल 0 आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आता है समझ जाओ भाग लग गया। यदि 2 का नहीं लगता तो फिर हम 3 का ट्राई करके देखिए। 3 का नहीं लगता तो 5 का, है ना। तो सारी की सारी भाई संख्या का ही भाग लगाना है यहाँ पे। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो भागफल क्या है? 70। 70 यहाँ पे लिख दो। और किसका भाग लगा रहे हैं? 2। तो आप डायरेक्ट करके भी कर लेना। मैं आपको भाग लगा के समझा देता हूँ, भाग लगा के कैसे करते हैं। चलो, जब भी भाग लगा रहे हो आप 2 का, तो एक बात याद रखना कि इकाई अंक पे 2 हो, 4 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 का ही भाग लगेगा। इकाई अंक पे 0 यानी 2 का ही भाग लगाओ, है ना। 2 दिया 6, घटाया तो एक ऊपर 0, 2 पंजे 10, शेषफल 0 आया, उठा के यहाँ पे लिख। किसका भाग लगाया था? 2 का। क्या आया था भागफल? 35। ठीक है, आप किसका भाग लगाना है देखते हैं। भाग लगाते ही जाना, डायरेक्ट भी होता है, भाग भी
अब 35 का भाग फिर से 2 का लगाओ, देखते लग रहा है कि नहीं लगता है। 2 एकम 2 घटाया तो ऊपर से 5, 2 7 14, शेषफल 1 आ गया, यहाँ तो 0 नहीं आया, मतलब 2 का भाग इसमें नहीं लगा है ना। शेषफल 0 आता है तभी हम समझते हैं कि 2 का भाग लग गया, और इकाई अंक पे 5 है यानी 2 का भाग नहीं लगा। चलो दूसरा ट्राई करके देखते हैं। 35 में 3 का लगा के देखते हैं। 3 एकम 3, 0 ऊपर से 5, 3 एकम 3 घटाया तो 2, शेषफल 2 आया, मतलब 3 का भी नहीं लग रहा। 7 5 का देखते हैं, 5 का लगा के देखते हैं। 5 7 35 आया, शेषफल 0 आया, उठा के इसको यहाँ पे लिखो, और किसका भाग लगा रहे हो, 5 का, कितना आया 7। अब 7 में किसका भाग लगेगा, ना 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 7 का ही जाएगा, तो 7 एकम 7। इसको हम डायरेक्ट भी करते हैं ना, डायरेक्ट कैसे करते हैं, चलो उसको भी देखते हैं। इसको मिटा दूँ, डायरेक्ट भी ऐसे करते हैं, चलो अगला मैं बता दूंगा डायरेक्ट कैसे करता है, ठीक है। कैसे करना है, 2 7 14 7 आया, फिर 0 0 उतार लो, फिर 2 का पहाड़ ऐसे बोलो, 7 से ज़्यादा नहीं जाए, 2 तिया 6 3 बार बोला तो 6 आया था, एक इसको दे दो तो एक कितना हो जाएगा 10, 2 5 10 हो गया, फिर 5 7 35 7 बार, फिर 7 एकम 7, ठीक है। 140 के अभाज्य टुकड़े क्या है, ये 140 के अभाज्य टुकड़े हैं, अभाज्य गुणनफल है किसके, 140 के। तो प्रश्न यही पूछ रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनफल, यानी इस संख्या का आप अभाज्य गुणनफल निकालो किसके, 140 के अभाज्य गुणनफल निकालो। अभाज्य यानी जो टूटता नहीं हो, है ना, किसी का भाग नहीं उसमें जाता, और एक और स्वयं के अलावा। तो इनको आप गुणा में लिख दो, क्या आएगा, 2 गुणा 2 5 गुणा 7, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की घात कितनी 2, क्योंकि 2 कितनी बार में 2 है, इसलिए 2 की घात 2 गुणा 5 की घात कितनी 1, 7 की घात कितनी 1। तो ये हमारा प्रश्न 1 का उत्तर है इसका, ठीक है। गुणनफल बोला था हम कि अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है, सिर्फ अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है, एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नहीं कहा है। जब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहे तब हम आगे और करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर ये आया। अब दूसरा करके देखते हैं, ये रफ करके देखना है, आप सारी संख्याओं का रफ करके देखना है। ये 140 का है ना, ये मैंने 1 का करके निकाल के देखा है। अब मैं दूसरी संख्या इसका निकाल के देखते हैं, दूसरे का, है ना, दूसरे को हल करके देखते हैं। प्रश्न 1 का दूसरा 156, इसका भी ऐसे ही निकालेंगे। देखो एक रफ में निकालो आप, 156 के अभाज्य गुणनफल निकालो। कैसे निकालें, ये अभाज्य संख्या होती है ना, तो इकाई अंक पे 6 यानी 2 का लग जाएगा, भाग में आप नहीं लगा रहा हूँ ना, इसमें समझा दिया भाग कैसे लगाना है। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, डायरेक्ट कैसे कर, देखो 2 का पहाड़ा ऐसे बोलो, 15 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 2 7 14 2 8 16 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 2 7 14 7 बार बोला 14 आया, लेकिन ये 15 था, तो इसको 1 दे तो कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 16, ठीक है। आप फिर 2 का लगाओ, 2 तिया 6, 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 2 तिया 6, 2 चौकांट ज़्यादा हो जाता 7 से, तो 2 तिया 6, 6 आया। आप कितनी बार बोला, 3 बार बोला तो 3 यहाँ पे लिखा, और 6 आया, लेकिन तो 7 है तो इसको तो 18 हो जाएगा, तो 2 में 18, है ना। अब किसका जाएगा, इसमें 2 का नहीं जाएगा, देखो 2 एकम 2, फिर इसको 19 हो जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा, यानी इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो दूसरी संख्या 3 की देखते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता है ना, 13 किसी अभाज्य संख्या है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आती, एक और स्वयं के अलावा, तो 13 एकम 13 हो गया। समझ में आया आपको, नहीं आया तो भाग लगा के देखना, मैं इसको समझाया ऐसा आ जाए। चलो 156 के अभाज्य गुणनफल क्या है, ये वाले, ये है अभाज्य गुणनफल, ऐसे निकालते हैं इस विधि से, ठीक है। तो देखते हैं 156 के गुणनफल क्या है, 2 कितनी बार में, 2 बार में, 3 कितनी बार में, 1 बार में, 13 1 बार में, घात के रूप में लिख लो, 2 की घात 2, क्यों 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार में, 3 1 बार में तो घात 1, 13 1 बार में तो 1, ठीक है। चलो अब तीसरा करके देखते हैं, सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही आएंगे ना, बहुत आसान है, सरल है, प्रश्नावली 1.1। चलो अब इसका निकालते हैं, 38 25 का निकाल के देखते हैं।
मार्कर चेंज कर लेते हैं। 38 25। चलो तीसरा करके देखते हैं। इकाई अंक पे 5 है, यानी कहीं ना कहीं 2 का नहीं जाएगा। 3 का करके देखते हैं, यदि चला जाए 3 का तो 3 एकम 3 है ना, 3 दूना 6, 6 है, 3 3 ज़्यादा तो 6, इसको 2 देना पड़ेगा तो 22 हो जाएगा। फिर 22 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 3 7 21, फिर 21 को तो 15 हो जाएगा, 3 5 15। आप भाग लगा के देख लेना इस टाइप से, 3 8 2 5 ऐसा, तो ये आएगा, यही आएगा। ठीक है, भाग लगा के देख लेना आप। चलो अब फिर 3 का लग जाएगा क्या, 5 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ये 7 है तो किसको दे दूँ, 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब किसका है अब यहाँ पे 3 का नहीं जाएगा, है ना, तो अब देखते हैं ट्राई करके 5 का। अगली अभाज्य 5 है, तो 5 का देखते हैं। 5 7 35, 5 9 40, 8 12 में 40, 5 45 ज़्यादा होता ना भाई 42 से, तो 40 दो इसको दो तो 25 55 25। फिर 5 का लगा के देखो, 5 एकम 5, एक बार में 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाता, 5 6 7 8 3, इसको तो 5 7 35, 17 एकम 17। ये अभाज्य गुणनखंड किसके है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड ये। ठीक है, इसको गुणा में लिखा। ठीक है, घात के रूप में लिख लो, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, ये हमारा तीसरे का उत्तर है। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा। ठीक है, समझ में आया ये वाला, उठा के इधर लिखा है। चौथे का देखते हैं, चौथा क्या है, 5005। ठीक है, इसको यहाँ करके देखते हैं। ये सारा की सारा रफ है, मिसलेनी मिटा हो, ताकि आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये कैसे आया। ठीक है, इसका देखते हैं। 5000 पेन चेंज, फिर इसको प्रेम दे, 5 10, तो इसमें शायद 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। चलो अब इसमें देखते हैं 7, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का देखते हैं, तो 7 का 7 एकम 7, 7 का चला जाएगा, 7 एकम 7, ये 10 है तो इसको कितना देना पड़ेगा, 3, तो ये 30 हो जाएगा। अब 30 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर दो इसको दो, 7 या 21। ठीक है, अब किसका जाएगा, 11 एकम 11, 11 का लगेगा, 11 एकम 11, क्योंकि आप देख लो लगा के, 11 एकम 11, 11 फिर ये 14 है, तो 11 बार 3 इधर दो 33, 11 33। अब 13 एकम 13। चलो इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है ना, आप ट्राई करके देख लेना, अगली अगली संख्या लेते जाओ, जिसका भागने लगे तो दूसरी ट्राई करके देखो। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये गुणनफल के रूप में लिख दो, 5 7 11 13। ठीक है, घात के रूप में लिखो, 5 1 7 1 11 1 और 13 1। चलो एक और बचा है लास्ट, इधर कर देते हैं, नीचे जगह कम है। पांचवा क्या है, 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड इधर निकाल लेते हैं, 7429। 3 का लग रहा क्या, देख लेते हैं, 3 का 3 दूनी 6, 3 क्या होती,
3 चौक 12, 13, 14, 3 7 21, नहीं 3 का भी नहीं जा रहा है इधर, 3 का नहीं जा रहा है। 7 का देख लेते हैं, 7 एकम 7, 7 का भी नहीं जा रहा है इधर। 17 का लग जाएगा, सही 17 का लगेगा, 17 का लगा के देखना, ठीक है। थोड़ा 17 का 4 बार में है ना, 4 से 30, फिर 19 का लगा देना है ना, भाग लगा के करते जाना, आ जाएगा 19 का, फिर 2 3 23, तो फिर ठीक है, क्योंकि 19 दूनो 38 होगा, 19 दूनो 38, और इस इधर कितना देना पड़ेगा, 38 39, 40 41 42, तो 5 57, तो 19 तिया 57, 19 तिया 57, ठीक है। आप 23 एकम 23 कर दो, उत्तर आ गया। इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 17 गुणा 19 गुणा 23, घात के रूप में वही आएगा 1 19 23, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न एक के उत्तर हो गया, ये वाला इस तरफ रफ है ना, ये आप देख लेना भाग लगा के, है ना, ये आना चाहिए और यही आएगा, है ना, चाहे आप मिला के देख लेना, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर प्रश्न 2 देखते हैं। चलो प्रश्न 2 देखते हैं। पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है ये मैंने समझा दिया पिछले वाले वीडियो में, है ना। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, है ना। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, पूर्णांक यानी ये पूर्णांक है दोनों, मैंने समझा दिया पूर्णांक क्या होता है। ये दोनों पूर्णांक के युग्म यानी दोनों जोड़े हैं, आपस में जोड़े बना रहे हैं, तो पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म कि इनके एचसीएफ एलसीएम भी ज्ञात करना है और जांच भी करना है। जांच कैसे करते हैं मैंने समझाया है कि दी हुई दो संख्याओं का गुणनफल, है, दी हुई दो संख्याओं का गुणा करने पे और एलसीएम और एचसीएफ का जो एचसीएफ और एलसीएम जो आया है उनका गुणा करने पे दोनों का मान बराबर आना चाहिए। जैसे मैं जांच कैसे करूंगा आपको बताऊंगा, a गुणा b बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी दी हुई संख्या कौन कौन सी है, 26 और 91, 26 गुणा 91, इनका गुणा करने में जो संख्या आती है वही वाला मान इन एलसीएम और एचसीएफ जब हम ज्ञात करेंगे उनको यहाँ रख के देखेंगे और उनका भी गुणा करके देखेंगे क्या दोनों का गुणा बराबर आ रहा है। यदि बराबर आ गया समझ जाओ हमारा उत्तर सही है, तो ये जांच भी करेंगे हम, ठीक है। तो इस सूत्र से जांच करेंगे, ये सूत्र है, जांच करने का सूत्र है, ठीक है। चलो देखते हैं पहले प्रश्न 1 को, है ना। एलसीएम एचसीएफ किस विधि से ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे ना। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब यहाँ पे जगह कम बचेगी तो मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। चलो प्रश्न 1 हल करते हैं, प्रश्न 1 हल करते हैं। प्रश्न 2 का 1, ठीक है, 26 और 91। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टुकड़े कर लो, इसके अभाज्य गुणनफल निकाल लो।
तो मैं यहाँ पहले का कर रहा हूँ, जैसे 26 और 91, ठीक है। तो चलो पहले इसमें 2 का भाग लगाओ, 2 एकम 2, 2 तिया 6। कैसे लगाते हैं मैंने सारा बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 एकम 2, 2 तिया 6, भाग लगाते जाना। जैसे 26 में 2 का, 2 एकम 2 घटाया 0, ऊपर से 6, 2 तिया 6, 6 पर 0 आया। जैसे 6 पर 0 आता है इसको उठा के यहाँ पे लिखो, है ना। मैंने लिख दिया, किसका भाग लगाया, 2 का लगाया था यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे लिख दिया, है ना, ठीक है। आप 13 में किसका भाग लगाएंगे, 2 का, 2 का लगाएंगे, लेकिन 6 पर 0 नहीं आएगा, 3 का भी नहीं आएगा, तो इसका डायरेक्ट 13 में जाएगा, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या को हम तोड़ नहीं सकते हैं, 13 एक अभाज्य संख्या है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए 13 एकम 13। तो 91 किसका जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। क्या, 7 एकम 7, 7 का चला जाएगा, 7 एकम 7, ये 7 एकम 7 एक बार बोला तो 7 आया। ये 9 है तो 2 इसको दे दो तो 21 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाता है। क्यों 21 होगा, क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाता है ना, 9 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो 7 एकम 7 एक बार बोला, और एक बार बोलने में क्या आया, 7 आया। अब ये 7 आया, लेकिन ये तो 9 है, तो ये कितना किसको दे देगा, बची संख्या किसको देगा, 1 को देगा। तो 2 बच गई संख्या, 2 बची तो इसको दिया तो 21 हो जाता है ना। तो 7 तिया 21। अब इसमें किसका जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है। चलो अब इनको क्या करना है, हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो 26 का क्या आया, अभाज्य गुणनखंड क्या है 26 के, 2 गुणा 13, ठीक है। हल कर रहा हूं मैं। 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 91 के अभाज्य गुणनखंड आए 7 गुणा 13, ठीक है। अब इनको घात के रूप में लिख लेना है, घात के रूप में लिखने पर, ठीक है। चलो घात के रूप में कैसे लिखेंगे, इसे 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2, 2 कितनी बार में, एक बार में, तो घात एक ही लगेगा, ठीक है। 13, 13 कितनी बार में, यहाँ पे 26 में एक ही बार में है ना, तो घात 1। ऐसा कैसा 91 में कर लो, यदि 2 होता तो घात 2 लगा देते, जैसे 2 डबल होता ना, जैसे ये 2 की घात कितनी हो जाती, 2 हो जाती, लेकिन यहाँ पे 2 एक ही बार में, तो घात 1 ही लगाया। अब 91 को देख लो, 7 गुणा 13, घात भी इनकी भी एक ही, क्योंकि एक एक बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें एक लाइन लिखेंगे कि HCF में जब भी हम HCF करते हैं, ये क्या कर रहे हैं हम, HCF, इसका LCM भी ज्ञात करना है। तो ये क्या है, HCF, HCF, ठीक है। HCF निकाल रहे हैं किसका, 26 और 91 का, ठीक है। HCF में क्या करते हैं कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ में उभयनिष्ठ कौन है, 13 और 13। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कॉमन, जो दोनों में हो उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या है, एक जैसा 13 है, 13 क्या है, एक उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन चीज हो गई। तो हम दोनों को नहीं लिखेंगे, जिसकी सबसे छोटी घात होती है उसी को यहाँ पे लिख देंगे, और बाकी संख्या बच गई उसको छोड़ देते हैं। ये HCF का नियम है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसका नियम। HCF का नियम लिखने का क्या नियम है इसका, देखो, संख्या में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल लिखते हैं, ठीक है। ये नियम है, यहाँ आप कैसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे। यानी उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है, और अभाज्य गुणनखंड है, ये सारी की सारी क्या अभाज्य गुणनखंड है। तो गुणनखंडों की सबसे छोटी, तो इसमें से सबसे छोटी कौन सी है, और उभयनिष्ठ कौन है, तो उभयनिष्ठ 13 है यहाँ पे, है ना, क्योंकि दोनों में 2 और 7 उभयनिष्ठ है क्या, नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक जैसा नहीं है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 7 है, लेकिन 13 को हमने उभयनिष्ठ क्यों कहा, क्योंकि दोनों में 13 13 है, इसलिए उभयनिष्ठ। और ये अभाज्य भी है, तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात कौन सी इनमें, ये भी सबसे छोटी घात है, और ये भी, तो कोई सा भी एक ले लो। यहाँ पे क्या आएगा,
13, है ना। HCF कितना आया 26, वहाँ 91 का HCF बराबर 13, ठीक है। ये HCF निकल गया हमारा, ठीक है। HCF कैसे निकला, उभयनिष्ठ का हम कॉमन देखा। अब इसी का हमने HCF निकाला, अब इसका LCM लिखेंगे, ठीक है। LCM निकालते इसी का 26 और 91 का LCM, क्योंकि दोनों चीज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है प्रश्न, 26 और 91 का LCM, ठीक है। ये वाली चीज एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमने बस वैसे ही करना है। यहाँ तक सेम एक जैसा आएगा, यहाँ से चेंज होगा, है ना। यहाँ तक सेम आएगा तो यहाँ तक ये यहाँ से लगा के यहाँ तक सेम उतरेगा। हमने पूर्णखंड निकाल लिया था, दूसरी संख्या का नहीं निकाल रहे एलसीएम, इसी संख्या का एलसीएम निकाल रहे, क्योंकि दो चीज ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो आप एचसीएफ हमने निकाल लिया 13 आया, अब एलसीएम ज्ञात करते हैं और फिर जांच भी करना है। देखो 26 का हमने क्या निकाला था, 26 का निकाला था 2 गुणा 13, 91 का क्या निकाला था, 91 का निकाला था 7 गुणा 13। आप घात के रूप में लिख लो, है ना, घात के रूप में। अब घात के रूप में ऐसा 26 का घात के रूप में कितना आएगा, 2 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। 91 को घात के रूप में लिखेंगे, कैसा आएगा 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। एक एक क्यों लिखा मैंने बता दिया, क्योंकि तो एक ही बार में थी इसलिए 2 की घात 1, 13 एक ही बार में, यहाँ पे तो 2 बार में, लेकिन 26 की लाइन में कितनी बार 2 है, एक ही बार में। 13 कितनी बार में आया, एक ही बार में आया। आप यहाँ इतना करने के बाद इसके एलसीएम निकालने की भी एक नियम होता है, एलसीएम के लिए नियम, एलसीएम नियम कैसा है इसका कि प्रत्येक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लिखते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी घात का गुणनफल लिखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी घात का गुणनफल लिखेंगे, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ नहीं बोला है, उभयनिष्ठ नहीं बोला है। बाकी जो हमने क्या करा, इसको लिखा और बाकी जो बच गए थे उसको छोड़ दिया था, लेकिन इसमें छोड़ना नहीं है। पहले तो सबसे बड़ी घात वाली को लिख लेना है और फिर बाकी जो बच गए हैं उसको लिख लेना, ठीक है। कैसे, देखो 26 और 91 का एलसीएम कैसे निकलेगा, नियम क्या है, प्रत्येक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लिखते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, कोई सी भी 13 ले लो और कोई सी भी इनमें से ले लो, तो उभयनिष्ठ तो नहीं, यानी कि अभाज्य सबसे बड़ी, तो इसमें सबसे बड़ी क्या है 13 ही ले लो, 13 की घात 1 फिर गुणा 2। ऐसा नहीं कि जो बच गया इसको छोड़ देना है, इसमें हमने छोड़ दिया था, इसमें छोड़ना नहीं है। फिर क्या है 2 और 7, है ना। 13 डबल बार, हम डबल बार क्यों नहीं लेगा, नहीं डबल बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब गुणा कर दो, 13 का 2 में 13 दूनी 26, गुणा करो फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पे 13 दूनी 26 और 26 में फिर 7 का गुणा कर दो, इसका 7 का 13 दूनी 26 और 26 में 7 का गुणा, है ना। 42 2 14 15 16 17 18 142 फिर 182 आ गया, है ना। एलसीएम कितना है आपको समझ में आया इतना, 26 और 91 का एचसीएफ 13 आया, है ना, और 26 और 91 का एलसीएम 82 आया। आप जांच करेंगे ना, आप जांच करेंगे, सवाल खत्म नहीं हुआ, आप जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं, देखो इस नियम से जांच करेंगे, क्या दी हुई संख्या, यानी दी हुई संख्या गुणा करने पे जो उत्तर आएगा वो वाला, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पे वो वाला करके देखेंगे क्या बराबर आया कि नहीं आया। अभी समझ में आया, देखो ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। चलो ए और बी क्या है, दी हुई संख्या है, तो दी हुई संख्या कौन सी है, ये वाली।
26 और 91 को गुणा में लिखो, 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम कितना आया इसका, इनका एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम 182, 182, फिर गुणा है तो गुणा था को एचसीएफ कितना आया इसका, 13 आया, ये 13 और इधर ये 82, तो यहाँ पे क्या आएगा 13, गुणा कर दो, गुणा करके देखते हैं, देखो 91 में 26 का गुणा करके देखना है, गुणा में लिखा है ना, तो 6 कम 6, फिर 54 आएगा, 6 9 54, फिर 2 कम 2 18, अब गुणा तो आपको आता ही होगा ना, क्या आया 2366, अब इनका गुणा करके देखते हैं, है ना, गुणा का चिन्ह है तो गुणा करा, अब 182 में किसका गुणा करके देखते हैं, 13 का, तो देखते हैं 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 3 और 2 24, हासिल का 2, 3 एकम 3, 3 6 7, 2 8, 1 एकम 1, 6 6, इसमें देखते हैं, हमने गुणा में थोड़ा 7 5 आएगा है ना, क्योंकि देखो 3 दूनी 6, 3 और 2 24, 24 का 4, हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, है ना, तभी तो बोल रहा हूँ उत्तर गलत कैसे जा रहा है, तो पूरा सवाल गलत हो जाता, फिर गुणा में थोड़ी जल्दीबाजी में हो गया था ना, अब आ जाएगा 8 और 5 13, हासिल का 1 और 1 2 बराबर आया 23 66 ना, थोड़ा गुणा आराम से करना है तो उत्तर गलत चला जाएगा। देखो जांच हमने कर दिया है, जांच इस सूत्र से होता है, ठीक है, वह सूत्र क्या है मैंने समझा दिया था, दी हुई संख्या और जो एलसीएम आता है उनका गुणा करने पे दोनों का बराबर आना चाहिए, दोनों का बराबर आया यानी हमारा उत्तर सही है, हमने जांच कर दिया है ना, आप जांच भी कर सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा देखते हैं।